आदाब सभी लोगों को जो इस वक्त इस मीटिंग में शामिल हैं, सभी को आदाब। आज हम लोग अगले क्लास की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि इस मीडियम का की एक लिमिटेशन है मेरे हिसाब से। मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि ये जो रिमोट कॉन्वर्सेशन है, जो ऑनलाइन एक जुड़ाव है, उसकी एक लिमिटेशन ये रहती है कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं होता कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कितने एंगेज हैं, या उनके चेहरों पर जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं देते, जो कि एक लाइव क्लासरूम में दिख सकते हैं, या किसी ऐसी गैदरिंग में जहाँ हम और आप आमने सामने हों। तो चूंकि हम यहाँ आमने सामने नहीं हैं, और बिल्कुल भी मुझे ये मालूम नहीं हो रहा है कि अ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कितना कन्वे हो पा रहा है, कितना आपका पर्पस सॉल्व कर पा रहा है, क्या आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। तो ये इस मीडियम की एक लिमिटेशन है। इसके लिए अभी हम फिलहाल कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इस मजबूरी को साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर पूछना चाहूंगा शुरू करने से पहले कि आप जो इतना वक्त हमारे साथ रहते हैं यहाँ, कुछ भी कोई भी एक एक परसेंट भी आपको कोई इससे इंटरेस्ट जग रहा है, या कुछ इस बातचीत का कोई एक पर्पस आपकी जिंदगी में सॉल्व हो रहा है, मुझे बताइए। कोई भी अब माइक ऑन करके ये बताए कि जो हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब कुछ यूं ही जा रहा है या कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ मैं थोड़ा एश्योर होना चाह रहा हूँ। जी आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसलम वैसलम। सर, आपके क्लास का मैं बेचैनी से इंतजार करते रहता हूँ। मैं भी बाहर था, भाग दौड़ के आया मैं जो से 7 बजे। इनफैक्ट कोई भी चीज, मतलब आपके क्लास में कोई ऐसा अल्फाज बेकार जाया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बढ़िया। ये तो मुझे बहुत एश्योर करने वाली बात आपने कही, और ये आपकी जरा नवाजी है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है सचमुच, तो मैं भी मानूंगा कि मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ, और हम सभी मिलकर किसी एक कदम आगे तो कुछ बढ़ा पा रहे हैं। बेशक बेशक, इंशाल्लाह। मेरे लिए तो बहुत ही कीमती क्लासेस है, ऊपर से फ्री में मिल रहे हैं, और इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी जी। और कोई कुछ बताए अगर मुझे, कि अगर कोई ऐसी चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ नहीं हो पा रही है। और मिर्जा तो आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, लगता है कि बिजी थे। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी ये बताए कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे हम लोग कुछ भी नयापन, कहीं एक कदम आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि इस मीडियम की एक प्रॉब्लम है, जो मैंने शुरू में भी कहा, इसलिए ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि सब लोग जो पर्दे के पीछे हैं वो, हालांकि अभी आमिर भाई ने तो बहुत हिम्मत हौसला बढ़ाया है। मिर्जा भाई बताइए। जी सर, आदाब सर। जी सर, मैं हर सेशन में था, बस लास्ट टाइम कुछ बोला हाँ नहीं मैंने। जी जी हर सेशन में शिरकत हो पाई है मुझसे तो। जी जी। और मैं भी आमिर भाई की तरह, मेरा इस वक्त मैं दरअसल जर्मनी में हूँ मैं, और ये मेरा जी ऑफिस ऑफिस का टाइम है, लेकिन हाँ मैं अपनी हाँ। मीटिंग्स कैंसिल करके सेशंस के लिए आता हूँ। अरे वाह, क्या बात। ये मेरे लिए बेहद कीमती वक्त है ये। जी और जी आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज कम्युनिकेशन, जो एकदम ही मतलब बेसिक क्रिटिकल स्किल है, ना सिर्फ इंटरव्यूइंग के लिए बट पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए, और कोई भी कुछ भी करना चाहता है मतलब, तो उसके लिए काफी इफेक्टिव चीज है। जी। तो उसके लिए बेसिक्स, इतनी क्रिटिकल स्किल के लिए अगर हमें एक प्रोलिफिक पर्सनालिटी से सीखने मिल रहा है, तो ये काफी मतलब बड़ा मतलब हमारे खुश नसीबी है बहुत बड़ी, जी और जी। इसको मिस नहीं कर सकते। बहुत और दूसरी चीज, मतलब ऑलरेडी मतलब चंद क्लासेस में ही काफी नोट्स बना बना रखे हमने। जी काफी कुछ सीखने मिल रहा है, और इंशाल्लाह कंटिन्यू कंटिन्यू होगा ये। और बस हम अब फाइनली एक ग्रुप भी बन गया है व्हाट्सएप का। तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग की स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट करें, सेशन के बाद कुछ डिस्कशन वगैरह करें, और हमारा मतलब सीखना कंटिन्यू होते रहे। बस ये कोशिश रहेगी हमारी। और बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए आपका, आप लोग का, आपका वक्त भी, और आपकी इस मिशन के लिए नहीं, भी। अभी तो हाँ, अभी तो हम लोग मिर्जा भाई अभी रहेंगे साथ में और भी दिनों तक। बस बस मैं यही चाह रहा था कि ये अंदाजा मुझे लगे कि जो कुछ मेरे एंड से एक्सरसाइज हो रही है वो कुछ कहीं जाकर टकरा कर गिर तो नहीं जा रही है, कहीं पहुंच रही है कि
एक नुक्ता जी सर। एक नुक्ता जोड़ना चाह रहा हूँ सर। शकील बोल रहा हूँ। शकील भाई बोल रहे हैं। जी जी सर। जी जी शकील भाई। एक नुक्ता मैं इसमें जोड़ना ये चाह रहा हूँ कि चलो। इसमें जहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप रूबरू नहीं हो सक रहे हैं तो एक्सप्रेशंस नहीं देख सक रहे हैं, हाँ। लेकिन एक बड़ा एडवांटेज ये है कि देखिए दुनिया की किन किन कोने से कहाँ से आपसे फैज हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये तो है, ये उसका प्लस पॉइंट है, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है मैं जी कहूँगा। जी, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह बरकत दे इस वक्त जी जी। और आप। आमीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम समीना। जी सर, एक्चुअली मैं एमसीजी में थोड़े टॉपिक्स में पढ़ी सर ये सब, लेकिन मैं आपसे स्पेशली ये 3-4 क्लासेस में व्हाट आई लर्न न्यू थिंग मीन्स यहाँ पर एक स्टेबल मेंटालिटी से, मतलब ये सब अपने रीडर्स में नहीं मिलेगा। आगे वाले को कन्विंस करने का, फिर इंटरव्यू जो लेते इस टाइम पे इमोशंस को मतलब अपने स्टेबिलिटी ऑफ माइंड किस तरह से ग्रास्प करना है आगे वाले टॉपिक, और उन्होंने किस तरह से अपने से कन्विंस होना है, फर्स्ट कितना कूल माइंडेडली आगे टॉपिक को लेके जाना है। दैट आई नोटिस इन योर मीटिंग सर। बहुत बढ़िया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया समीना। कोई और भी कुछ कहना चाहता हो, फिर हम नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब सर मेरी एक रिक्वेस्ट है एक्चुअली, ये सेशंस तो बहुत हेल्पफुल है सर सेशंस के बाद में, लेकिन अक्सर मुझे बेचैनी होती है कि मैं करूँ क्या आगे। जैसे कि मुझे और मतलब अगर स्टडी करना है किसी इंटरव्यू को, तो हाँ कौन सा इंटरव्यू स्टडी करूँ। अगर मुझे आपने जो आइडियाज बताए थे उन पे मुझे और अगर फिक्र करना है, और तो मैं उसके लिए क्या करना है कि मुझे अक्सर इस पे गाइडेंस की जरूरत होती है, जो मुझे कमी महसूस हो रही है उसकी। तो वो ग्रुप पे मतलब कैसे, मुझे सोल्यूशन पता नहीं सर इसका, बट ये बताना चाह रहा था कि ये एक चीज अगर मिल जाए तो और अच्छा होगा कि सेशन, अगर किसी सेशन होता नहीं है हमारा, तो हम क्या करें अपनी तरफ से, हम क्या होमवर्क करें, या हम क्या क्या केस स्टडी करें हम। हाँ, मैं समझा मिर्जा भाई, ये बहुत ही अच्छा नुक्ता आपने उठाया है, ये एक बहुत जरूरी चीज है। इस पर भी हम लोग आज क्लास खत्म करते करते इस पर भी जरूर, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाइएगा, अगर आप रहे सेशन के आखिर तक तो याद दिलाइएगा कि ये बात सच है कि हम लोग कल और परसों शायद क्लास नहीं करेंगे, तो ये 2 दिन आप अपने लिए कैसे एक सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ ट्रेनिंग में कैसे लगा सकते हैं, उस वक्त का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग आज की बातचीत शुरू करते हैं जहां मैंने कल छोड़ा था। उसमें फिर मैं एक बार आपको, हालांकि पिछले क्लासेस में भी मैं रिकैप दे चुका हूं, लेकिन एक फिर भी कि हम लोग इस पूरी सीरीज में पहले तो चीज की प्रोफाइल सेंट्रिक इंटरव्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कॉन्वर्सेशन ऐसा जिसमें हम इस कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू के जरिए हम किसी आदमी, किसी इंसान या किसी अचीवर, किसी इंपॉर्टेंट आदमी या जिसे हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, हो सकता है कि वो दुनिया के लिए कोई इंपॉर्टेंट आदमी ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत कीमत और बहुत मकसद रखता हो, तो आपकी नजर में वही सेलिब्रिटी है। मान लीजिए कि आप एरोनॉटिक्स के आदमी हैं और एरोनॉटिक्स में किसी को सेलिब्रिटी बताकर जल्दी जल्दी नहीं आपको रोज रोज दिखाया जाता, लेकिन आप किसी को एडमायर करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, वो आपके लिए सेलिब्रिटी है। या आपके इस एरोनॉटिक्स फील्ड के लिए वो एक आदमी जो कि गुमनामी में कहीं जी रहा है, जिसने अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल एक काम में लगाए हैं, वो आपके लिए सेलिब्रिटी हो सकता है। तो आप उसकी प्रोफाइलिंग जब कर रहे हैं या उसको एक सब्जेक्ट की तरह संजो रहे हैं या उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेट है लॉन्ग फॉर्म रिलैक्स्ड एक एक्सप्लेनेटरी इंटरव्यू फॉर्मेट, जिसमें कन्वर्सेशनलिस्ट आप हैं, यानी बातचीत करने वाले के एंड पर आप हैं एज अ मीडिया कम्युनिकेटर, एज अ मीडिया पर्सन। हो सकता है कि आप अपेरेंटली मीडिया डिसिप्लिन से ना जुड़े हों, हो सकता है कि आप एक बैंकर हैं मान लीजिए, लेकिन आप शौक के तौर पर आप चाहते हैं कि आप अपने उस इंसान का जिसको आप एडमायर करते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी जिंदगी आपके लिए और आपके जैसे लोगों के लिए कोई कीमत, कोई वैल्यू रखती है, तो आप उसके साथ एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड कैसे करें, उसे प्रिजर्व कैसे करें, डिसैमिनेट कैसे करें, इसके लिए हम इस इंटरव्यू के डिफरेंट फॉर्म्स में से हमने सिर्फ एक फॉर्म को यहाँ बातचीत का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है, जिसमें हमने इसको जो टाइटल दिया है वो है कि एक बात करने वाले, बातचीत
करने के दूसरे एंड पर, जब आप एक उसके मूवर शेकर स्टीयरिंग पर आप बैठे हुए हैं, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग रिसर्च और आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो ऑडियंस का कंसिडरेशन है वो, आपके सवाल बनाने के तरीके, आपके स्क्रिप्ट्स और आउटलाइन, आपके टेक्निकल चेक, इसके अलावा सेटिंग और एटमॉस्फेयर और टाइम मैनेजमेंट, और अपने गेस्ट के साथ या अपने सब्जेक्ट के साथ रैपो बनाना, और आपका अपना एक प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल जेस्चर, इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग, और पोस्ट इंटरव्यू फॉलोअप यानी रिकॉर्डिंग के बाद, यानी सब कुछ होने के बाद क्या हुआ उसका आप एक नतीजा, एक फॉलोअप करते हैं। इस सिलसिले में हम पहले बात कर चुके हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को यानी अपने गेस्ट को, यानी जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उसको आप जाने। इस सिलसिले में हमने उसकी उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानने के लिए आपसे कहा, जो कि आपके रिसर्च का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। यानी कि हमने शुरू में जिस रिसर्च पॉइंट को उठाया, वो रिसर्च यहीं से शुरू हो जाती है कि आप अपने सब्जेक्ट के यानी अपने गेस्ट के डोमेन एरिया के बारे में, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, उसकी उस डिसिप्लिन के बारे में जानें। और जानने के से पहले आप उस इंसान की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को जानें, जिसके लिए आपको चाहिए कि उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको लेकर ठीक से जान लें, अवेयर रहें, उसका फैमिली का बैकग्राउंड, उसके अलावा उसका जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके बिलीफ्स और कल्चरल इम्प्रिंट्स उसके ऊपर क्या हैं, उसका करियर ग्राफ क्या है, इसके अलावा उसके जो पहले दिए गए बयान हैं वो हो सकता है ऑडियो विजुअल इंटरव्यू के शक्ल में हो सकता है कि वो किसी राइटअप की शक्ल में हो सकता है किसी ऑडियो स्निपेट की शक्ल में हो, जहां जहां भी वो खुद बोलता लिखता बताता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है, उससे आपको उसके व्यूज और उसके बारे में कुछ फैक्चुअल लीड्स मिलते हैं। इसके लिए ये सारी चीजें अपने गेस्ट को जानने के लिए आपको करना चाहिए। इसके अलावा फिर हमने आपके साथ जो चर्चा की वो ऑडियंस को जानने के लिए हमने जो पिछली क्लास थी वो, उसमें हमने आपके ऑडियंस, अपने ऑडियंस को लेकर अवेयर रहने की बात की, क्योंकि आप आखिरकार ये जो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका एक टेकर ऑडियंस भी होगा। यानी इस पूरी एक्सरसाइज में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक आप, एक आपका गेस्ट और एक आपका ऑडियंस। या वो जरूरी नहीं है कि वो कोई लाखों करोड़ों के नंबर्स में हो सकता है वो 5 या 4 या कोई एक ऑडियंस भी हो, उसके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि आखिरकार ये एक कम्युनिकेशन एक्सरसाइज है जिसमें तीनों लोग मिलकर एक एक्सपीरियंस को संजो रहे होते हैं, और उससे हम इस एक्सरसाइज की जो फ्रूटफुलनेस है उसे इंश्योर करते हैं। अब जानते हैं कि मीडिया का जो पूरा पर्पस है वो या तो इन्फॉर्म करना है, या एंटरटेन करना है, या एजुकेट करना है, और कई बार ये तीनों चीजें करना है। इसके लिए क्योंकि हिंदुस्तान जहां हम अभी रह रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की अपनी कंट्री की बात करें, वो एक गरीब मुल्क है जहां पर एक बड़ी आबादी, बड़ा प्रोपोर्शन आबादी का ऐसा है जो डिप्राइव्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, और बहुत सारी एक तरह से इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहा है। इस सोसाइटी की अपनी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। जो बुराइयां हैं उन्होंने इंसानों की एक बड़ी आबादी को इनह्यूमन कंडीशंस में रखा हुआ है, जिससे वो कमजोर हैं, जिससे उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पाती, जिससे वो अपनी जिंदगी में वो खुशियां नहीं तलाश पाते, उसे आगे नहीं बढ़ा पाते। इस बात को जब आप समझते हैं, और इस बात को समझने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द नजर डालते ही ये बात समझ में आ जाएगी कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा सर्टेन सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से अंडर प्रिविलेज्ड है। और ऐसे में जब आप एक कम्युनिकेटर के तौर पर, एक मीडिया पर्सन के तौर पर, या ऐसे इंसान के तौर पर जो आगे बढ़कर ये कम्युनिकेशन के टूल को इस चेंज का कोई एक जरिया बनाना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।
जब ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो आपको ये चुनना होता है कि आप किधर खड़े हैं। आप इस इनह्यूमन कंडीशंस में या अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बीच में आप उनकी इस हेल्पलेसनेस का फायदा उठाना चाहते हैं और उनकी तरफ खड़ा होना चाहते हैं जो इस हेल्पलेसनेस के लिए जिम्मेदार है, यानी कि पावर और स्ट्रेंथ में जो ऐसे लोग जो इस हेल्पलेसनेस के लिए इस आबादी के एक बड़े हिस्से के पिछड़े, गरीब, अनपढ़ रहने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, या आप अपने लोगों के साथ यानी कि एम्पैथी के साथ एक जो बड़ी आबादी है उसका साथ देना चाहते हैं और अपने इस स्किल को या अपनी जिंदगी के इस मकसद को उसमें रोप इन करना चाहते हैं। तो यहीं से वो बात शुरू हो जाती है कि आपने जान लिया अपने गेस्ट के बारे में, आपने जान लिया अपने ऑडियंस के बारे में। अब ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में भी जानें, और अपने बारे में आज की बातचीत हम लोग इसी बारे में करेंगे कि आप अपने बारे में जानें। अपने बारे में जानने के दो पहलू हैं। एक तो ये कि एज अ प्रोफेशनल आप इस प्रोफेशन के लिए फिट हैं भी या नहीं भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपने आप को जानते हैं तो उसके दो पहलू हैं। आपको अपने बारे में जानना क्यों जरूरी है? एक तो ये कि आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए फिट हैं भी कि नहीं है। हो सकता है कि आपने उसके ग्लैमर या कुछ पीयर ग्रुप के कहने या फैमिली के किसी दबाव या किसी और वजह से इस प्रोफेशन में कदम रख दिया हो, या इस प्रोफेशन को अपना एक प्राइमरी पाथ बना लिया हो। तो आप उसके लिए सूटेबल हैं कि नहीं, इसका असेसमेंट आपको खुद करना होता है। और उसको करने के लिए, क्योंकि हर प्रोफेशन को करने में जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग करना है तो आपकी आंखें, आपके रिफ्लेक्सेस, आपके हाथ पांव सही सलामत होने चाहिए। वो उसके लिए एक प्री रिक्विसाइट है कि आप जो करने जा रहे हैं, जो भी काम आप करने जा रहे हैं, उसमें उसके लिए वो एबिलिटी जो उसकी एक मिनिमम डिमांड है वो है कि नहीं है। तो यानी आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के बारे में जानना चाहिए। जो बहुत पहले लेवल पर है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, वो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ जुड़ी होती है कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर, आपके पास जो कम्युनिकेशन की स्किल्स की जो बुनियादी बातें हैं, मिसाल के तौर पर क्या आप इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस कर पाते हैं, क्या आप उसको सही जगह पर प्लेस कर पाते हैं, क्या आप अपने बोलने में जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज में वो क्लैरिटी होती है, वो जो अल्फाज हैं वो साफ साफ निकल पाते हैं, यानी एक बार में कही गई बात एक ही बार में कन्वे हो पाती है या नहीं। कई बार होता है कि अगर किसी वजह से आपके अंदर कोई स्पीच डिफॉर्मिटी है या कोई लैंग्वेज को लेकर किसी तरह की कोई डिसाइफर करने की कोई कमी है, तो आपके पास जो जिसे कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने थॉट को फॉर्मुलेट करने के लिए जो आप वर्ड्स चुनते हैं उसमें कहीं आपसे चूक हो जाती है। तो ये जो आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पहचाने। पहले तो आप क्या साफ साफ बोल सकते हैं, क्या आप साफ साफ किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, क्या कोई आपके दिल में जो इरादा है उसे एक सवाल की शक्ल में सामने ला सकते हैं, क्या सवाल पूछने के बाद दिए हुए जवाब को अपने पर्पस के हिसाब से रिप्रोसेस करके उससे कोई दूसरा सवाल बना सकते हैं। ये सब आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है, और इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा उसमें जो आपकी वीकनेसेस हैं। अगर यहाँ स्ट्रेंथ की बात हमने कर ली, आप कहते हैं ठीक है, नहीं मेरी आवाज भी साफ है, मेरे पास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का भी स्किल है, मेरे पास अपने को एक प्रेजेंटेबिलिटी भी है, मेरे पास कैमरा को भी या माइक्रोफोन को फेस करने का भी एक नैक है, ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी वीकनेसेस को भी समझना पड़ेगा, जो आपको अभी नहीं मालूम कि वो हर गुजरते दिन के साथ कुछ नई चैलेंजेस लेकर आता। मसलन आप टेक्नोलॉजी को लेकर कितने ज्यादा सैवी हैं, यानी जिन इक्विपमेंट्स के भीतर आप उनके साथ काम कर रहे हैं,
उनके बारे में आप कितना जानते हैं, माइक्रोफोन को कितनी दूर रखना चाहिए, या फिर कैमरा को किस एंगल से बैठकर लाइट आपके ऊपर ठीक ठीक ढंग से आएगी, या ये सब कुछ होते हुए अगर आपको कोई ईयर प्लग दे दिया गया है वो आपके लिए कोई एक नया हिंड्रेंस तो नहीं पैदा करेगा। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सीधे तौर पर पहले नंबर पर अफेक्ट करती हैं, और इसके लिए आपको खुद असेस करना होगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। दूसरे लेवल पर आपको अपने पर्पस को डिफाइन करना होगा कि आपने ये जो प्रोफेशन या ये जो काम चुना है इसमें आपका पर्पस और आपका मिशन क्या है। एज अ कम्युनिकेटर आप क्या करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत सरफेस लेवल पर सिर्फ उससे एक मॉनेटरी गेन करना चाहता हो, तो वो उसका एक बहुत लिमिटेड अचीवमेंट का एक पाथ हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी के लिए कुछ अपने जरिए माश के लिए वो कोई काम कर रहा है, वो तो एक बात होगी। लेकिन ब्रॉडर सेंस में जब आप इसको एक ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज की तरह करना चाहते हैं और एक लंबी रास्ते पर निकलना चाहते हैं, यहाँ पर आपको अपना पर्पस और अपना मिशन इस कम्युनिकेशन के पाथ को चुनते वक्त साफ अपने दिमाग में रहना चाहिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप कितने अपनी कमियों को कितनी जल्दी पहचानते हैं। एक पहचानने के बाद उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो आप लेने के लिए कितने विलिंग हैं, और कितना आपके अंदर कोई एक सेल्फ स्ट्रगल चलता है या नहीं चलता। तो इस सिलसिले में जब मैं कहता हूं कि आपको अपने आप को जानना चाहिए, तो उसका जो पहला बहुत इमीडिएट टास्क है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो एक इसमें मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आपको एक सेल्फ अवेयर होने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी खुद आपके ऊपर है कि आप अपनी कम्युनिकेशन चॉइसेस में अपना रोल मीडिया में क्या होगा, इस कम्युनिकेशन के पेशे में क्या होगा, इसको लेकर आपको खुद एक इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और किसी नतीजे पर पहुंचना होगा। और वो किसी एक फ्रोजन डिसीजन या फ्रोजन कंक्लूजन नहीं होगा, वो हमेशा एक डायनेमिक होगा। यानी कि हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपने सोचा कि हाँ ये ठीक है कि जो मैंने रास्ता चुना और जो मैंने अपना मिशन और पर्पस डिफाइन किया, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद अब अपने ही किए हुए काम को कैसे रीअसेस कर सकें, इसके लिए भी एक लचीलापन और एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। आपका अपना एक नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, और बहुत बार हम ये देखते हैं कि दूसरों के किए हुए काम से हम इंस्पायर तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम उसे इमिटेट करें। इमिटेट करने के चक्कर में हम अपनी जो नेचुरल कम्युनिकेशन की स्किल और स्टाइल है, हम उसे दूसरे के कहिए कि दूसरे के रास्ते पर, क्योंकि उसने जिस आदमी को या औरत को आप खुद इंस्पायर हो रहे हैं, उसने तो अपने तरह से वो रास्ता बनाया। अगर आपने उसकी नकल करना शुरू की, ये एक बहुत कॉमन कमी देखने को मिलती है कि लोग बहुत जल्दी में कामयाबी की एक शॉर्टकट तलाशते हुए किसी की नकल करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि आप अपने आप में रहें और आपकी जो खासियत है उसको ज्यादा होन अप करें और उसे पहचानें कि आपकी अपनी नेचुरल कम्युनिकेशन स्किल क्या है। हो सकता है कि किसी को मेरे बात करने का, मेरे पॉजेस लेने का, मेरे चुप रहने का, या मेरे अचानक किसी सवाल को रीफ्रेम करके वापस लाने का, ये मेरा अपना तरीका है जिसको मैंने अपने तजुर्बे से सीखा। और जाहिर है कि उसमें बहुत सारे शैडोज उन पहले के किए हुए कामों के भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो काम करें उस पर पहले के किए हुए कामों का असर। हम जो कुछ भी करते हैं दुनिया में, वो हम कहीं ना कहीं से उससे असरअंदोज हैं किसी दूसरी चीज से, या कहीं जाने अनजाने हम नकल ना भी कहें तो वो उस इंस्पिरेशन के तहत हम कोई चीज, यहाँ तक कि उठने, बैठने, बोलने, मुंह खोलकर पहला लफ्ज बोलने तक
से ये बात शुरू हो जाती है कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हम कम्युनिकेशन की जो शुरुआत है उसमें हम अपना एक पर्सनल टच कैसे ला रहे हैं। और वो पर्सनल टच जाहिर है कि वो हवा में नहीं होगा, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर होते हैं, यानी हमसे पहले किए हुए कामों के इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर होंगे ही। इमिटेशन की एक बुराई है, इमिटेशन एक काम को करता है कि वो आपकी अपने नेचुरल बीइंग को किल करता है या डिस्टॉर्ट करता है, या ऐसे मौके पर जब आप जिसकी नकल कर रहे हैं उसने कोई रास्ता आपको अगर नहीं बताया है ऐसी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में, तो आप तय नहीं कर पाएंगे कि अब क्या करें, क्योंकि आप तो नकल कर रहे थे, आपने अपना कोई तरीका इवॉल्व नहीं किया। तो जब हम बात करते हैं कि आप अपने बारे में जानें, तो आप अपनी खूबियों को जानें, और आपकी खूबियां आपकी हैं, उन्हीं को आपको आगे बढ़ाना है। और वो खुद अपने अंदर से सेल्फ एक असेसमेंट होता है कि हाँ, इसको हम ठीक से कर पा रहे नहीं। फिर दूसरे जो आपके किए हुए काम को अप्रिशिएट करने वाले, एनालाइज करने वाले, या उस पर कुछ नुक्ताचीनी करने वाले, उन सबको बहुत प्यार से आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो ये काम आपने किया उस पर उनका क्या फीडबैक, और उसके लिए आपको बहुत बेदर्दी से उसको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई बात कड़ी और कड़वी कही जाए तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। देखिएगा, ये बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद ही आपको समझ में आती है बात कि आपकी अपनी आवाज की एक टोनैलिटी है, जिसमें वो पर्पस वो पूरा कर पा रही है जो आप चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप किसी चीज को सोचते रहते हैं, वो आपके अंदर है। जैसे ही आप उसे फॉर्मुलेट करके उसका एक उसका साउंड बनाते हैं, साउंड मतलब स्पीच की तरह बनाते हैं कोई भी चीज, उसमें छोटे इशारे भी शामिल हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक लंबा सेंटेंस या कोई पैराग्राफ ही हो, वो छोटे इशारे भी आपके मुंह से निकले हुए, उसमें आपकी जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है वो उसमें शामिल होती है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि अगर आपको किसी ने आवाज लगाई, तो अगर आप इस बात को लेके अवेयर हैं कि वो बड़ा है, छोटा है, आप कैसे उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको फोन पर कोई चीज सुनते हुए धुंधली सुनाई दे रही है या डिस्टॉर्टेड किसी वजह से, नेटवर्क की कमी, आप किस तरह पूछेंगे उस सवाल को, मतलब कि वो आप कहेंगे क्या क्या कह रहे हो, या आप कहेंगे कि जी फिर से कहिए। अब ये आपको चुनना है, ये अब आपके अपने कल्चरल अपब्रिंगिंग पर है। इसमें बहुत सारी चीजें हम जरूरी नहीं है कि अपने साथ लेकर आए। अब चूंकि आपने ये नया प्रोफेशन चुन लिया, इसलिए अब आपको कुछ चीजों को अनडू करना पड़ेगा। हो सकता है कि अपने साथ आप कुछ ऐसी कमियां लेकर आए हों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप ज्यादा रूड, ज्यादा एरोगेंट, ज्यादा इम्पोलाइट साउंड कर रहे हों। और वो इम्पोलाइट साउंड करना ना सिर्फ आपके डेली कॉन्वर्सेशन और कैजुअल गपशप में होता है, बल्कि आपके प्रोफेशनल एक्सरसाइज के दौरान भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है, अगर आप केयरफुल नहीं हैं कि आप किसी पूछी जाने वाली बात पर एक छोटे इशारे में भी अगर कोई बात कहना चाहते हैं, उससे एक छोटे साउंड से भी आपकी तरबियत, आपका एजुकेशन, आपका कल्चरल बैकग्राउंड वो अचानक सामने आ जाता है। आपको पता नहीं चलता कि आपके बारे में कोई एक राय बना ली गई है दुनिया में, क्योंकि आप उस वक्त एक लापरवाही के साथ या कॉट अनअवेयर्ड हालत में आप मिले, और आपके बारे में ये राय बनाई गई कि आप रूड हैं, या आप इम्पोलाइट हैं, या आप वो जो कोट अनकोट अनकल्चर्ड हैं। तो इस प्रोफेशन में जब आपके साथ आपसे अलग और भी लोग और भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपको कम्युनिकेशन की ये जो एक स्टाइल है उसमें आपको अपना रास्ता बनाना है, और अपनी कुछ कमियों को अनडू करना है। अनडू करना भी एक बहुत, हम लोग देखिए अपने साथ
अपने आसपास के माहौल से और एक कैजुअल अपब्रिंगिंग से बहुत सारी कमियां अपने साथ लेकर भी आते हैं। बहुत सारी खूबियां लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां जिसको लेकर हम तब तक अवेयर नहीं होते जब तक हमें कोई कहता नहीं है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा जो टोनल प्रेजेंटेशन कैसा है, हमारी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं किसी चीज को कहने एक्सप्रेस करने के लिए, वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है आपके इस प्रेजेंटेशनल पर्सोना को लेकर। तो यहाँ पर जब आप अपने बारे में, जब हम आज इस पर बात कर रहे हैं कि नो योरसेल्फ, तो हम इसीलिए इस पर जोर देना चाहते हैं कि अपने आप को जानने में ये सारी चीजें आपके साथ साथ जुड़ी हुई हैं एज अ कम्युनिकेटर। यहाँ पर जो मैंने शुरू में भी कहा कि रिसर्च करते हुए आप ये भी देख पाएंगे कि खुद आपके अंदर वो पेशेंस, वो नैक रिसर्च को लेकर कितना है और कितना आप इंफॉर्मेशंस को मैनेज करना, प्रोसेस करना, अपने काम के लिए, अपनी बेहतर इंटरव्यू टेक्निक के लिए या कॉन्वर्सेशन को ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप कैसे उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पर अपने वैल्यूज और बिलीव्स को भी एसेस करने की जरूरत होती है और उस पर अवेयर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ आपके अपने पर्सनल वैल्यूज होते हैं जो कई बार जो ब्रॉडकास्टिंग के या मीडिया कम्युनिकेशन के जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं मीडिया में, उससे कई बार अलाइन नहीं होते। इसलिए आपको उसको लेकर एक रेजिस्टेंस अपने अंदर या रिविजिट करने की एक जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो फेयर, यानी कि जो दिल्ली में स्कूटर हैं, 3 व्हीलर हैं, उनके फेयर को लेकर एक बड़ा मेस क्रिएट हुआ एक बार कि मीटर जो है वो मीटर ठीक से नहीं चल रहे हैं जो उसमें लगे हुए हैं, और जो ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर, वो मीटर को टैंपर करा लेते हैं और इस तरह जो किराया मिसाल के तौर पर 100 रुपए बनना चाहिए तो वो 120 रुपए हो जाता है, वगैरह वगैरह। अब एज ए कम्युनिकेटर आपको ये देखना होगा कि एक तरफ वो आदमी जो यूजर है, जो उस 3 व्हीलर या मैं कहूँ ऑटो रिक्शा का जो यूजर है, एक तरफ वो तो उस पर तो असर पड़ ही रहा है इस मैल प्रैक्टिस का, लेकिन आप एज अ कम्युनिकेटर आप इस तरह कोई एक अपने पर्सनल जो विंडीटा या कभी आपके साथ ऐसी कोई चीटिंग या टिच हुआ, उसके तहत आप आकर एक पूरी ड्राइविंग या जो टैक्सी ड्राइवर कम्युनिटी को लेकर आप डिमीन नहीं कर सकते। फिर आपको ये देखना होगा कि कुछ लोग होंगे जो टेम्पर कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो ओवरचार्ज कर रहे होंगे या मैल प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। इसके लिए आप, ये आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज का सवाल है कि आप दुनिया को देखते कैसे हैं। आप कैसे किसी ऑटो ड्राइवर को, चूंकि आपके अंदर कहीं गहरे किसी गरीब मेहनतकश के लिए एक नीची नजर से देखने की कोई अपब्रिंगिंग का कोई कीड़ा, एक कोई बीज कहीं पड़ा हुआ है, उसको रिन्यू करने की, रिविजिट करने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि सचमुच कमी कहाँ पर है। और उस कमी को पॉइंट आउट करने से पहले ये देखना होगा कि आप अपनी पर्सनल चॉइसेस, अपने पर्सनल वैल्यूज को किसी इशू पर इम्पोज तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कैसे आपके अपने पर्सनल, अपनी लाइफ वैल्यूज रिपोर्ट करते वक्त या इंटरव्यू करते वक्त या कोई कहानी सुनाते वक्त वो उसमें इस तरह आड़े ना आए, इस तरह ओवर पावर ना करें कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं कि ये आपकी अपब्रिंगिंग का एक नेगेटिव पहलू है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक होने की भी जरूरत है कि आप सचमुच चाहते हैं कि कोई डिस्कनेक्ट अगर नहीं हो आपके गेस्ट के साथ या जिस सब्जेक्ट पे आप डील कर रहे हैं, तो आप ज्यादा ऑथेंटिक होने की आपसे मांग की जाती है कि आप इस बात पर नजर रखें कि बहुत इधर उधर की हेयरसे पर जाने की बजाय आप ज्यादा जो मैटर ऑफ द फैक्ट है उसके फ्रेमवर्क के भीतर अपने कॉन्वर्सेशन को बढ़ाएं। ये खुद आप
अगेन ये आपको अपने आप को जानने के साथ जुड़ी हुई बात है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। ये जो सिंसियरिटी और जो एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग का जो काम है, ये ऑडियंस के साथ तभी बन पाता है जब आप इस शक्ल में बरामद होते हैं कि नहीं, आप हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं, आप ज्यादा ऑथेंटिक रास्ता चुनते हैं। यहाँ पर भी एक एडेप्टेबिलिटी का सवाल है जिसमें आप अपनी एबिलिटी को इस तरह से ओरिएंट कर सकते हैं या उसको बदलते हुए फॉर्मेट्स और सिचुएशंस में या जो नए टॉपिक्स आए हैं उसमें आप अपने आप को कैसे ढालें, कैसे उस नई सिचुएशन को अडेप्ट कैसे करें। इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ भी आगे के दिनों में बात करेंगे कि खुद मेरे अपने काम के दौरान ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें, जैसे एक बार मैंने एक ऑर्निथोलॉजी के साथ बात की, ऑर्निथोलॉजिस्ट मिल गए, वो उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी और ले दे करके मैंने कभी अगर सालिम अली की कोई किताब पढ़ी थी उतना ही मैं ऑर्निथोलॉजी के बारे में जानता था और तब मेरे पास टाइम कम था और इंटरव्यू जल्दी से लाइन अप था। तो ऐसे में आप कैसे बिना प्रिटेंटिव हुए कि आप जानते हैं सब चीजों के बारे में, आप कौन सी स्ट्रेटजी, यानी यहीं पर एडेप्टेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं कि आप इस बदले हुए एक अनसर्टेन असाइनमेंट में कैसे अपने आप को जेन्युइन, ऑनेस्ट साबित करें। ये एडेप्टेबिलिटी का एक पहलू यहाँ है। यही कुछ बातें हैं इसमें। हाँ, ये जरूर है कि ये जो मीडिया का जो एथिक्स है इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, जिसमें एक्यूरेसी, जिसमें फेयरनेस और जो रिस्पेक्ट है डाइवर्स पर्सपेक्टिव को लेकर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ, जैसे कि मैंने ऑडियंस के बारे में कल बात करते हुए कहा कि हम लोगों के जो डाइवर्सिटी है हम लोगों की कंट्री में, उसमें अलग अलग बिलीव्स के लोग हैं, अलग अलग रिचुअल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लोग हैं। तो एज एन इंडिविजुअल जब आप अपने आप को जान रहे होते हैं, जब आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपने लिए अपने पर्सपेक्टिव को और ज्यादा वाइडन करें। तो ये कुछ बातें थी जो हमें अपने आप को जानने से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों की बात थी, जिसमें एक कॉन्टिन्यूसली आपको इंक्विजिटिव रहना होगा, आपको एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, जिससे कि आप एक बहुत नैरो माइंडेड और एक आइसोलेटेड कम्युनिकेटर ना होकर आप एक थोड़े इंक्लूसिव और थोड़े एनलाइटेंड कम्युनिकेटर, और वही आपको दूसरों से अलग करता है। और उसके साथ जाहिर है कि ये जो मीडिया का एथिक्स है उसको भी आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को समझना एक कम्युनिकेटर के तौर पर, और जो कुछ मीडिया में प्रोसेसेस और एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें भी इन्वॉल्व होकर और उस अपने काम के फीडबैक और अपने जो हमारा जो ग्रोथ का विजन है उसको इस पर्सपेक्टिव में लेकर, जिसमें बहुत सारी और दूसरी बातें भी हैं, लेकिन अपने आप को जानने को लेकर ये कुछ जरूरी बातें थी जो मुझे आज कहनी थी। जी, अब बताइए, किसी को कुछ इसमें जोड़ना, घटाना, कहना है? हेलो सर। जी जी सर, इसमें आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। जी, इसमें शुक्रिया। आप मैं ना नेम के ऊपर भी ज्यादा इम्पैक्ट दिखता ना सर। राइटर नेम से भी एस्टिमेट इस अंदाज से लिख रहे होंगे। ओवरऑल मींस अपने पर्सनल आइडेंटिटी अपने नेम से भी, इवन कम्युनिटी को भी एस्टिमेट कर देते। ओवरऑल अपन कितना सच्चाई बोलने के बावजूद भी एक थॉट ऑडियंस में वो एक आ जाता नाम के तरफ से। और एक बात ये है सर, ये टारगेट ऑडियंस को देखते हुए अपने एबिलिटी को भी चेंज करना जरूरी है ना सर। यहाँ अब एक एक टॉपिक बच्चों के, विमेन्स के, वैसा कुछ टॉपिक्स अलग अलग रहे तो वे ऑफ अपना इंटरव्यू एंड आवर ऑडियो वीडियो इज आल्सो वी शुड चेंज, आई थिंक ना सर। हाँ, और एक बात है सर, अडॉप्टेबिलिटी के बारे में आप बोल रहे थे। आजकल ये है बहुत फास्ट मिनटों में न्यूज आ जाना बोल रहे।
जी बोल्ड न्यूज 1 मिनट ज्यादा, 1 मिनट एट प्रेजेंट लेटेस्ट क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, तो जी मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा डोमिनेट कर दे रहे हो। जी अब जी अपने पास स्टडी करने का टाइम तक नहीं मिल रहा, और ठीक है ये एनालिसिस करके अपन बोलेंगे बोले तो वो बात को कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे जी। टाइम पे क्या कर सकते हैं सर? पहले तो देखिए, इस विशेष साइकिल में या इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल जो हो रहा है वो अच्छा है, ये किसी ने नहीं कहा। इस पर भी आपको अपनी राय बनानी होगी कि जो आजकल हो रहा है क्या वही हमें भी करना है। अगर आजकल जो हो रहा है तो हमारे होने का क्या मतलब है। हम भी तो खुद तय करेंगे कि जो आजकल हो रहा है हम उसे क्वेश्चन करेंगे, हमें उसे क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे आप कह रही हैं कि अटेंशन स्पैन, ये बात बहुत बार बार कही जाती है और ये बात एक झूठ को, एक मिथ को फैलाया जाता है कि अटेंशन स्पैन, आप इसी दौर में जिस जिस दौर को कहा जा रहा है कि लोग रीलें ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसी दौर में 3 घंटे 4 घंटे के पॉडकास्ट भी बन रहे हैं। इसी पिछले 12-13 वर्षों में मैंने 2-2 घंटे के इंटरव्यू किए हैं, जो जिसकी एक बहुत अच्छी, मतलब आप कहिए सिर्फ इंडिया में नहीं, डायस्पोरा में, विदेशों में भी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है। वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। तो एक तरफ वो तो चलता ही रहेगा और वो हमेशा एक नैरेटिव सेट किया जाएगा कि आजकल ऐसा, ये आजकल ऐसा जो कहा जाता है ना कि आजकल कौन सुनता है ये, आजकल कौन पढ़ता है ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप अगर सच्चाई जमीन पर जाकर देखती हैं तो आप पाते हैं कि नहीं, आजकल ऐसा भी होता है। तो ये जो ऐसा होता है जिस पर पर्दा डाला जाता है, जिसे छुपाया जाता है, जिसे दिखाया नहीं जाता और एक खास तरह के नैरेटिव को ही आ, आगे बढ़ाया जाता है जो उनके फायदे की चीज हो, वो ही जो किया जा रहा है। इसलिए इस रैट रेस में नहीं पड़ना चाहिए कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल जो हो रहा है वो होता रहे। आप आजकल को केटर करने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए थोड़ी आप ये काम कर रही हैं। आप चाहती हैं कि आपके किसी काम से कुछ असर पड़े, और असर एक दिन में नहीं पड़ता। आप के सामने जो जिस जहां आप टकरा रही हैं वो एक बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड और एक प्रोलिफिक जो पावर है उससे आप टकरा रही हैं। यानी कि मीडिया का जो पूरा कॉरपोरेट कैपिटल ड्रिवन कैंपेन है, जिसमें आपकी ओपिनियन को ओरिएंट करने के लिए पूरी एजेंसियां और स्ट्रेंथ लगी हुई है, उसमें आप एक अल्टरनेटिव, एक स्मॉल वॉइस, एक स्मॉल एफर्ट के तहत कर रही हैं। तो यहाँ आपको साफ होना चाहिए कि जो आप कर रही हैं वो, पहले तो उस पर भरोसा होना चाहिए। वो भरोसा ही आपको इस मिथ से टकराने की ताकत देगा कि आजकल तो ऐसा या आजकल तो वैसा। ये आजकल वाला जो नैरेटिव और रिटोरिक है उससे हम बच सकते हैं अगर हम अपने इरादे को लेकर, मतलब कितना भी कह लीजिए। कहा जाता है कि अरे आजकल तो सबके पास कंप्यूटर है। नहीं है सबके पास कंप्यूटर आजकल, मतलब कह दिया जाता है ना ये कि आप अगर सचमुच में जाइए, इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा हो सकता है कि वो दिन में, जैसे एक रिपोर्ट भी कह रही थी कि आप 20 रुपए एक दिन का कमा रहे हैं। आपके पास कंप्यूटर की बात एक मिथ की तरह फैलाई जाती है कि सबके पास कंप्यूटर है, सब लोग चल सकते हैं। अरे नहीं चल सकते भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है। बहुत लोग, सब लोग देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? वो कैसे देखेंगे जो नाबीना है, वो कैसे देखेंगे? तो आप हम कॉन्टिन्यूअस एक बिल्ड नैरेटिव से हमें टकराने की एक जरूरत होती है। और वो तभी आता है जब आप अपनी खुली आंखों से अपने आसपास की दुनिया देखें और पाएं कि ऐसे लोग भी हैं जो जो एक मीनिंगफुल कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जब कोई दिखाई नहीं रहा है तो हम देखेंगे कैसे, जो कोई बता ही नहीं रहा है वो हम जानेंगे कैसे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस रेटरिक से डेलिबरेटली बचने की, अवॉइड करने की जरूरत है। सर एक सवाल था कि अगर हम कंप्लीटली अनबायस्ड, थोड़ा मुश्किल ही होता है, खासकर अगर ऐसे टॉपिक पे जब आप बिलीव नहीं करते, राइट? अक्सर ऐसा होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रॉडियन स्लिप हो ही जाता है। तो और एक एग्जाम्पल इसका ये होता है कि हम लीडिंग या लोडेड सवाल कर लेते हैं कभी कभी। तो हो सकता है इरादा ना हो पहले, लेकिन वो बातों बातों में, और ये वो काफी मुश्किल लगता है कैच करना कि आप
आपने सवाल कर दिया, फिर आपको रियलाइज होता है कि शायद मैं थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन कर दिया, शायद ये लोडेड था हाँ। इमोशनल रिस्पॉन्स निकालने के लिए या कोई और वजह से। हाँ। सर इस कैसे मतलब अवेयर रहे हो इससे और कैसे बचे इससे, और बस ये एक जनरल क्वेश्चन था, आपके आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ सिचुएशन हुई या? देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि हम अपने जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं या जो कंटेम्प्रेरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, हम उससे बहुत कहीं जाने अनजाने में उसको एंडोर्स कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि हम उसे एंडोर्स कर रहे हैं। तब ऐसे में अपनी एक लकीर या अपनी एक आवाज या अपना एक पर्पस डिफाइन करने से ही ये एम्बेरसमेंट, मैं कहूंगा कि कभी एम्बेरसमेंट की शक्ल में वो आता है, कई बार वो एक मिसफायर्ड सवाल की शक्ल में आता है। अगर आपने ये इरादा किया कि नहीं, जो दुनिया करती है वो तो करती रहे, फिलहाल इस काम को मैं कर रहा हूं तो मैं अपनी तरह से करूंगा, मुझे एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोच लेने दो कि मुझे क्या पूछना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और सारे टीवी चैनल और सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उस कंट्रोवर्सी के पीछे भाग रहे हैं, आपको ये देखना होगा कि क्या उस कंट्रोवर्सी से कोई लार्जर गुड जुड़ा हुआ है कि नहीं है, या सिर्फ इसलिए लोग भाग रहे हैं क्योंकि वो भाग रहा है, वो भाग रहा है उसके पीछे इसलिए हम भाग रहे हैं। अगर अगर खुदा न खास्ता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ जाए तो क्या आप भी उसके पीछे भागने लगेंगे? उससे आखिरकार ये जो ब्रॉडर हमारा सोशल कॉज है या जो ब्रॉडर एक डिप्राइव्ड अंडर प्रिविलेज्ड जो पॉपुलेशन है, उसको क्या मिलने वाला है इस बात से कि अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन को गाली दे दी या जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से तलाक? अगर यही कुछ टॉक ऑफ द टाउन बन जाए तो हम इसको लेकर क्या करेंगे? हमको ये खुद भी अपने से पूछना चाहिए कि क्या, हाँ वो अलग बात है जो कल भी मैंने कहा था कि अगर आपका एडिटोरियल चीफ या इनपुट हेड या आपका ऑफिस आपको असाइन करे कि नहीं यही पूछना है, जाकर अमिताभ बच्चन से मिलना तो जरूर पूछना कि जया बच्चन के साथ उनकी क्या जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्यों भाई? हमारे पास कुछ अपने सवाल हो सकते हैं। अगर मजबूरी है तो अलग बात है, फिर आपको नौकरी करनी है, उससे आपको तनख्वाह लेनी है, वो एक अलग बात है, वो आपका चुनाव है कि आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि कई बार अनजाने में हम जो ये सवाल पूछते हैं, उसमें भी ये जो एक सेल्फ अवेयरनेस है और अपने अपने गोल को लेकर एक ज्यादा एडमेंट और ज्यादा फोकस्ड होने से इस बात से बचा जा सकता है। जी थैंक यू सर। सर इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ही था सर, कि देखिए कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी अदालत फॉर एग्जांपल जिस तरह का शो है, उसमें एक इंटेंट ये भी होता है कि टफ सवाल पूछे जाए, जैसे सवाल ऐसे है जो जो ऑडियंस पूछना चाहती है, उनको एड्रेस करे या कुछ भी, मतलब तो उसमें एक टफ सवाल पूछने वाला एस्पेक्ट भी होता है। बट ये टफ सवाल अक्सर इसमें आपको एक कहीं ना कहीं एक स्टैंड शायद लेना पड़े, राइट? आपको शायद लोडेड टाइप का सवाल पूछना पड़े। तो मतलब इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये टफ सवाल अवॉइड करने चाहिए या फिर अगर टफ सवाल पूछे तो उसको कैसे लोडेड होने से बचाए, मतलब बिना लोडेड सवाल कैसे करें? ठीक है, तो अब देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि चूंकि आपने जनता क्या आपकी अदालत का नाम लिया, आपकी अदालत को अगर आप थोड़ा सा देखें और समझें तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि वो एक स्टेज सेट एक शो प्लान किया गया है। उसका इरादा, उस शो का इरादा ये नहीं है कि सचमुच में वो आदमी आपके सामने बरामद हो जिसे आप बरामद करना चाहते हैं। सब कुछ के बाद आपके दिल में ये एक खलिश, ये एक प्यास बनी रह जाती है कि काश कि ये बात भी आपकी तरफ से पूछी जाती, क्योंकि वो उस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है, इसलिए पूछा वही जाता है जो उस आपकी अपनी जो जो ख्वाहिश है वो अभी भी कुछ अधूरी रह जाती है। तो किसी प्रोग्राम की डिजाइन के पीछे इंटेंशन क्या है, इससे तय होगा कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं, और जो लोडेड वाला सवाल है वो भी फिर वहां पर शामिल हो जाएगा। लोडेड वाला सवाल अगर इस इरादे से पूछा गया है जिससे कि आपका जो फेटिशाइजेशन या आपको एक ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया था एज अ पर्सन, उसके पीछे एक रियल ह्यूमन कौन सा है उसको जानने के लिए, तो वो कहीं आउट ऑफ द ब्लू कोई वो सवाल नहीं आएगा कि
ऐसा लगेगा कि आपने कोई एक ऐसा सवाल पूछा जिसका पिछले सवाल से या इस पूरे एक्सपीरियंस से कोई जुड़ाव नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा हो वरुण ग्रोवर के साथ, जो एक फिल्म राइटर और स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके साथ बातचीत करते हुए जब मैंने ये सवाल पूछा कि वो हम लोगों की जो सोशल हायरार्की में है उसमें अगर प्रिविलेज्ड क्लास कास्ट के होने की वजह से उनको अपने प्रोफेशन में कोई लीवे या कोई फायदा मिला क्या, तो इस सवाल को आपकी अदालत में एक तरह से पूछा जाएगा और गुफ्तगू में दूसरी तरह से पूछा जाएगा। और तब जब गुफ्तगू में पूछ लिया जाएगा तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ, इसमें कोई भी पार्टी, चाहे ऑडियंस हो, चाहे गेस्ट हो या खुद आप कोई इसमें बहुत कोई रेडिकल काम नहीं कर रहे थे। आप एक कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल को पूछना चाह रहे थे जिससे कि ऐसे लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड ऐसी कास्ट से आते हैं जिनको वहां तक पहुंचने में एक ज्यादा वक्त लगता है, और जो प्रिविलेज्ड कास्ट से आते हैं, ये डिस्कोर्स का मुद्दा था। वो आपकी अदालत की तरह कोई आपको सवालों में फ्रेम करके और एक बने हुए जवाब और उसके बाद एक फैसले की स्कीम ऑफ थिंग्स की तरह नहीं था। जी ठीक है, थैंक यू सर, बहुत हेल्पफुल था, जी, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। सर फ्रीडम ऑफ प्रेस बोलते सर, फिर यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस मीडिया एक मीडिया एक के अंडर में है। अब ये टाइम पे अपनी आवाज बोले तो फ्रीलांस में या नहीं तो सिटीजन जर्नलिज्म में एक चांस दिख रहे। इवन कौन सी मीडिया लिए तो भी एक के अंडर में वर्कआउट कर रहे। अब ऐसे टाइम पे हाउ वी कैन ट्रू जर्नलिज्म किस तरह से कर सकते सर? ट्रू इंटरव्यू लेना, बयान करना बोले तो भी मुश्किल है ना सर? नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे ग्रुप्स कुछ वैसे ही एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 7-8 वर्षों में ऐसे भी जो सिविल सोसाइटी और इस तरह के एक्टिविस्ट ग्रुप्स और कम्युनिकेशन फोरम्स बनकर सामने आए हैं। ये अब आपको खुद एक अपने, जैसे कहते हैं कि अपने यार्डस्टिक से ये जांचना पड़ेगा कि उनका अपना पार्टिजनशिप या उनका अपना कोई हिडन एजेंडा है कि नहीं है। ये खुद आपको और वो पता चल जाता है, ऐसा नहीं है, वो पता चल जाता है। मतलब कुछ तो अपेरेंटली उसी काम में लगे हुए हैं, यानी कि एक पावर को सपोर्ट करने और उसी की बात करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रियल जर्नलिज्म में अभी भी स्ट्राइव करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप खुद अपनी जांच करने की मशीन को ऑन करें तो आपको वो मिलते रहते हैं। समीना। जी सर, जी सर। जी एक क्वेश्चन मैं रखना चाहूंगी स्मृति नेगी। स्मृति, हाँ स्मृति, कल आप शायद थी, नहीं थी? कल मैं नहीं थी, कल अच्छा। हाँ कल मैं बाहर थी, तो फिर फोन वहां पे बसेस की वॉइस थी तो मैं नहीं आ पाई थी कल, कोई इससे बात फिर नहीं। आप नेटवर्क का कहाँ किस शहर से हैं अभी आप? मैं देहरादून से हूँ। आप देहरादून से, जी बताइए स्मृति। हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, एक तो लीगल एक्शंस हो जाते हैं जो बोलता है, जैसे हाँ उसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी है, मोहम्मद जुबैर साहब हैं जो हाँ फैक्ट चेक करते हैं, मतलब झूठी एफआईआर हाँ होती है और जो एक्चुअल केसेस होते हैं उन पे कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ये मैटर भी, इस मैटर के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर मीडिया में कोई, हम जैसे आपने बताया हमको स्वतंत्र वो करना चाहिए रिपोर्टिंग, जो किसी भी मीडिया के अंदर काम नहीं करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है हमारा। तो अगर हम वो कर रहे हैं और कोई झूठे झूठे एलिगेशन लगा के लीगल एक्ट वो कर दे रहा है हमारे ऊपर केसेस, तो उससे मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि ना हो हमारे ऊपर केसेस, मतलब कुछ सच, ये तो हमारा राइट है ना, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। लेकिन जी अब ये हो गया है कि हमने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ बोल दिया तो हम देशद्रोही हैं, हमको जेल जाना चाहिए। हम उनको इसलिए नहीं बोल रहे कि वो बीजेपी से आते हैं, अगर वहां पे कांग्रेस के भी प्राइम मिनिस्टर होते हम उनसे भी सवाल पूछते। मीडिया का काम ही सवाल पूछना है, पर आजकल मीडिया को सबने, मीडिया में क्या हो गया है, एंकर्स हैं जो जज बन गए हैं,
और जो सच बोल रहा है उनको मीडिया हाउसेस निकाल रहे हैं। जैसे रवीश कुमार जी ने तो छोड़ा खुद, पर उनको इतना ज्यादा उन्होंने प्रेशराइज कर दिया था कि उनको हटना पड़ा। अजीत अंजुम हो गए, साक्षी जोशी हो गई, मतलब जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जी वो ऐसे ही उनको निकाल दिया जा रहा है। हालांकि अब रवीश कुमार जी की वैल्यू इतना टॉप पे है कि अंजना ओम कश्यप कुछ नहीं है उनके आगे। जी और अभी सारी मीडिया कंपनीज जो हैं वो बहुत घाटे में ही चल रही हैं। तो पर ये एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ बोल रहा है, वो भी एक स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा है, उसके ऊपर, क्योंकि उनको ये अब अगर आप देख लीजिए मोहम्मद जुबैर जी के ऊपर अगर ये ऐसे केसेस कर सकते हैं झूठे झूठे, तो एक नॉर्मल पत्रकार, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे अंदर एक डर भी होगा जी कि इस बोलने से हम जेल तो नहीं चले जाएंगे। जी 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 तो इस चीज को भी थोड़ा क्लियर आप अच्छे से समझा पाएंगे कि क्या शब्दों में वो चीज रखनी पड़ेगी कि हम कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी 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 हाँ, तो ये तो अभी थोड़ा दौर ही मुश्किल है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बहुत दुनिया के अलग अलग कोनों से आने वाली खबरें किस तरह से फैब्रिकेटेड और लोडेड हैं, ये आप जान नहीं है। और आपने जितनी बातें कही उसमें आपके सवाल का या आपके इस कंसर्न का जवाब भी मौजूद है कि एक तरफ ऐसे लोग जो कॉरपोरेट कैपिटल से पल रहे मीडिया या उससे जो इन्फ्लुएंस्ड मीडिया है उस वो डिस्क्रेडिट हो गए। लोगों ने बहुत तेजी से ये जो अल्टरनेटिव फोरम्स हैं उन पर स्विच करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रेडिबिलिटी का एक सवाल है। और मीडिया का जो पर्पस और रोल है वो मतलब जिसे कहा जाता है कि भाई, एक आदमी ने कहा कि बाहर बारिश हो रही है, एक ने कहा कि नहीं हो रही है, तो अब आप सिर्फ दोनों लोगों को रिपोर्ट करने के बजाय आपका रोल ये भी तो होता है कि आप खिड़की खोलें और बाहर खुद देखें। ये जो खुद देखने वाली बात है वही एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आगे बढ़ाती है। और फैक्ट्स को लेकर अब रहेगी बात ये रिस्क की, तो ये तो भाई आप उसके लिए जाहिर है कि वो कीमत तो अदा करनी होगी और उसके लिए तैयार भी रहना होगा। तो हम नहीं समझते हैं कि इसका कोई रेडीमेड आंसर है, कोई जवाब है। ये एक प्रोसेस के दौरान ही ये एक लड़ाई है जो चलती रहेगी। और अगर हमारे इरादे साफ हैं तो उसकी कीमत अदा करते हुए अल्टीमेटली हम ग्रेटर गुड के लिए शायद अपने आप को अपनी क्रेडिबिलिटी साबित कर सकें, जो कर रहे हैं बहुत सारे लोग भी। स्मृति, मुझे ये लगता है, मुझे मालूम नहीं कि इसका कोई बना बनाया जवाब है कि नहीं है, क्योंकि मेरे पास नहीं है कोई बना बनाया जवाब। खासतौर पर जैसे आपने जुबैर का एग्जाम्पल लिया, तो इसके पीछे एक सच्चाई ये भी है। मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को जानता हूँ जो सिर्फ राइट विंग एजेंडा पुश करने के लिए बनाए गए हैं। उनके यहाँ ये एक टेरर की तरह है जुबैर का नाम, या जो भी फैक्ट चेकर्स हैं उनका नाम, कि अगर ऐसा करोगे तो जुबैर पकड़ लेगा। तो ये कम बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि एक तरफ वो झूठे FIR कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद उनके अंदर ये थ्रेट मौजूद है कि वो फेक न्यूज को आगे अगर जैसे ही बढ़ाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो वो एक ताकत की तरह, ये चाहे फैक्ट चेकर्स हों या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हों, वो एक ताकत की तरह, और वो ताकत उनको इस सच से ही मिलती है। और वो सच क्या है कि हम अपने किसी पेटी इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि ग्रेटर गुड के लिए, कि कल आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर ज्यादा ब्राइट और आगे बढ़ी हुई हो और दुनिया में हम मीडिया के मामले में कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर ना आए। अच्छा, तो देखिए, चूंकि आज वाली बातचीत में हमने कोशिश की है कि अपने बारे में, मतलब नो योर सेल्फ के बारे में, और जिसमें हमने आपसे कहा कि आपके पास क्लियर और आर्टिकुलेट स्पीच की एक ज्यादा जरूरत होती है कि आप अपने ऑडियंस को एंगेज कर पाए अपने स्पोकन जो स्किल है उसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे मालूम नहीं, जिस भी लैंग्वेज में आप वेल वर्स्ड हैं या जिस भी लैंग्वेज को आपने चुना है, बेशक हिंदी हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है, वो अंग्रेजी हो सकती है,
जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें एक 3 मिनट तक के ड्यूरेशन के टेक्स्ट को लिखकर या लिखे हुए को पढ़िए। पढ़िए तो मतलब जैसे बोल बोल कर पढ़िए। तो ये एक एक्सरसाइज आप जब क्लास नहीं हो रहा है या जब आप खाली हैं तो ये चेक करने के लिए कि क्या आप कितने क्लियर हैं अपने स्पीच में, आपका जो स्पीच और डिक्शन कितना क्लियर है, क्लैरिटी कितनी है, इसको लेकर आप चाहें तो एक ऐसा पैराग्राफ जो 3 मिनट के आसपास के ड्यूरेशन का होगा, और 3 मिनट के आसपास के ड्यूरेशन का कैलकुलेशन आपके पास ये है कि वो करीब 180 वर्ड्स का हो ऑन एन एवरेज। तो ज्यादा लंबा मत कीजिए और इसको एक एक्सरसाइज की तरह कीजिए कि 180 190 के आसपास के वर्ड्स का एक पैराग्राफ या तो लिख लीजिए या कहीं लिखा हुआ ले लीजिए और उसे बोल बोल कर पढ़िए। तो हम देखेंगे जब हम कुछ असेसमेंट के उसमें जाएंगे स्टेज में कि आपने इस एक्सरसाइज को किया कि नहीं किया। मतलब ये जो हम लोग सिर्फ इसलिए कि अच्छी की क्लास खत्म हो गया अब क्या करें, एक तो ये बात होगी। ये जो आप अपनी स्पीच, अपने आर्टिकुलेशन, अपनी क्लैरिटी को जज करने के लिए इस काम को कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप अपने कैमरे को सेल्फी मोड पे रखकर आप एक छोटा मैसेज, जैसे कि हम किसी को कोई एंडोर्समेंट के लिए भेजना चाहते हैं कि इंडिया आर्ट फेयर प्रगति मैदान में हो रहा है इतने बजे से इतने बजे तक, आप इस बात को अपने मेमोराइज करके या उसका एक मैसेज बनाकर आप बोलिए, अपने कैमरे पर रिकॉर्ड कीजिए। ये 2 चीजें मैं अभी फिलहाल आपसे कह सकता हूँ। एक और चीज कह सकता हूँ कि गुफ्तगू सीरीज में एक इंटरव्यू उदयन वाजपेयी का है, उसको देखिए। वो इस मामले में काफी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि एक बिल्कुल ऐसा नॉन कन्वेंशनल इशू जिस पर हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, खासतौर पर आर्ट, विजुअल आर्ट या म्यूजिक या लिटरेचर को अप्रिशिएट करने के लिए हम क्या अप्रोच क्या लेंगे। तो उदयन वाजपेयी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैसेज बोर्ड पे, उदयन वाजपेयी। सर ये गुफ्तगू सीरीज या यूट्यूब या किस पे है सर? ये यूट्यूब पर है। ये गुफ्तगू सीरीज पूरी यूट्यूब पर मौजूद है। आपको मतलब वो यूट्यूब पे गुफ्तगू मारेंगे तो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ना वो? हाँ, मैं देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैसेज, इसमें अच्छी ये बात। चैट बॉक्स है, ठीक इसी तरह लिखिए। अभी जैसे मैंने लिखा गुफ्तगू विद उदयन वाजपेयी, इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो इंटरव्यू वहां आ जाएगा। और अगर आपको नहीं ये देखना, मतलब ये तो देखना ही है, ये तो आपके एक असाइनमेंट की तरह समझ लीजिए कि आप गुफ्तगू विद उदयन वाजपेयी को देखें। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि जरा हम ये जाने कि मिसाल के तौर पर टॉम आल्टर के साथ कोई बातचीत है क्या गुफ्तगू सीरीज में, तो आपको सिर्फ लिखना है सर्च विंडो में गुफ्तगू विद टॉम आल्टर। या आपको लगता है कि आप नसीरुद्दीन शाह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं गुफ्तगू विद नसीरुद्दीन शाह। गुफ्तगू विद फ्रेज एक जगह पर रहेगा, फिक्स है, और उसके आगे आप पसंद के नामों का जो भी नाम आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मार्कंडे काटजू के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको उदयन वाजपेयी को हटाकर लिखना होगा मार्कंडे काटजू। तो ये एक 3 चीजें। मेरा ख्याल है कि अब मैं मिर्जा से पूछूंगा कि मैं कितना ये जो टास्क असाइन किया गया वो उनको कितना समझ में आया। मिर्जा, ये सवाल मेरा है, आमिर का है सर। ये सवाल 180 वर्ड्स पे किस पे लिखने का है? मतलब हमारे अपने ऊपर लिखना है या किसी पे टॉपिक पे लिखना है? अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या है कि आपको बताएं आमिर भाई कि ऐसे लोग जो बहुत बातूनी हैं और उनसे भी अगर माइक्रोफोन लगा दूं उनके सामने और कहूं कि कुछ बोलिए तो वो हेलो हेलो माइक चेक ही बोलते हैं। ये एक बहुत ही अम्यूजिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहता है कि जो आदमी कोर्ट में खड़ा होकर यही काम है उसका बोलना, मतलब
दिन भर में हो सकता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बोलता हो, आर्गुमेंट करता हो, लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने माइक्रोफोन लगाऊंगा, वो मैं पूछूंगा अच्छा थोड़ा सा साउंड चेक कर लेते हैं, जरा कुछ बोलिए, तो सब लोग बोलते हैं हेलो हेलो माइक चेक। या बोलते हैं 1 2 3, या बोलते हैं कि हेलो मेरी आवाज आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सिंगर से मैं बोलूं कि वो माइक चेक के लिए कुछ बोले, तो वो कोई गाना ही गा दे जिससे हमारा कैमरामैन एश्योर हो जाए कि उसकी आवाज आ रही है। क्योंकि हेलो हेलो माइक चेक से पता नहीं चलता, सिर्फ वो 3 4 5 वर्ड्स होते हैं, और जबकि जो साउंड चेक कर रहा होता है टेक्निकल एंड पे, उसे थोड़ी एक लंबी सस्टेन्ड लाइन चाहिए होती है, जिससे कि वो वॉल्यूम भी अप डाउन गेन बढ़ा ले, कम कर ले। तो कम से कम आपको 40 सेकंड 20 सेकंड का कोई एक सस्टेन एक इम्प्रोवाइज टेक्स्ट बोलने की जरूरत होती है। तो जैसे कि अभी मैं आपसे आमिर भाई बोलूं कि आप 20 सेकंड तक कुछ बोलिए, तो अभी पता चल जाएगा। आमिर भाई बोलिए, 20 सेकंड तक कुछ बोलिए। जी हमारे इरफान साहब ने, मैं ये क्या, मेरा टाइम कब से शुरू हो रहा है, बोलिए आप। आपका टाइम शुरू होता है अब। इरफान साहब, मैं जब से आपकी क्लास सुन रहा था, बेहतरीन, मुझे मजा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्लास में बहुत ही दिलचस्पी से मैं सुनता हूँ, और एक एक आपके बोलने का अंदाज और एक अल्फाज जो फ्रेम करते हैं आप, उसमें मैं मेरी उर्दू साफ नहीं है बेशक, मगर फिर भी मैं उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। और आपकी क्लास के लिए ठीक है, हो मैं गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसी तरह मतलब अगर आप थोड़ा भी इनोवेटिव हैं और थोड़ा भी अगर जो आइल हैं, तो आपके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। आप जिस कमरे में बैठे होते हैं वहां पर भी कुछ कुछ डेकोर होता है, जब आप कह सकते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ उस दीवार के उस कोने पर एक ऐसी पेंटिंग लटकी हुई है जिसके बीच में एक नीला रंग है और नीले रंग के नीचे एक बिल्ली बनी हुई है। इस तरह से आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होना चाह रहे हैं, तो आप एक सस्टेन, तो उसी तरह से जो आपने पूछा कि 180 वर्ड्स, आप अपना कोई भी ऐसा पसंदीदा या कोई ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें पर्पस ये है। 180 वर्ड्स का मतलब ये है कि हमने आपको कैलकुलेशन बताया, 1 सेकंड में 3 वर्ड्स बोलने का एक मोटा मोटी एवरेज कैलकुलेशन है। तो आप 180 वर्ड्स में 3 मिनट तक कोई एक सस्टेन टेक्स्ट बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन के एंगल से। मतलब और उस प्रेजेंटेशन का आप अपने दिल में एक इरादा भी तय कर लीजिए कि क्या वो सामने बैठे हुए 20 लोगों के क्लासरूम के पिच पर बोला जा रहा है, या 2000 लोगों की भीड़ के बीच बोला जा रहा है, या किसी दोस्त को एक वॉइस टेक्स्ट की तरह भेजा जा रहा है जो सिंगल कंजम्पशन के लिए। ये इरादा आप तय कर सकते हैं, ये इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये एक्सरसाइज जिसमें कि आप जिसमें आप अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं, अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उसमें नाक भी आती है, उसमें आपके गालों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सब आपकी ये जो स्पीच का जो मैकेनिज्म है वो कितना साफ है, और कितना आप कहाँ पॉजेज लेते हैं, आपका डिक्शन कितना क्लियर है। एज अ कम्युनिकेटर ये सब आपके से उम्मीद की जाती है कि आप जब कहें घोड़ा तो घोड़ा कहें। एक क्लास टीचर बहुत देर तक पढ़ाता रहा बच्चों को कि बच्चों बोलो घोया, तो वो घोया बोलते रहे। बोले नहीं, घोया नहीं बोलना है, मैं कह रहा हूँ घोया बोलो, तो वो बोले घोया। फिर वो बोलते नहीं नहीं घोया नहीं, घोया बोलो, तो वो फिर सब लोग घोया बोल रहे थे। एक्चुअली वो कहना चाहते थे कि घोड़ा बोलो, तो वो घोड़ा चूंकि खुद नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए उनके क्लास का कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा घोड़ा नहीं बोल पा रहा था। इसलिए ये जो घोड़ा है, या जो भी आपकी स्पीच का, डिक्शन का क्लैरिटी, पॉजेज, एम्फेसिस, ये सब थोड़ा आपकी उससे पता चल जाएगा जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। मिर्जा ने ये सवाल उठाया था और मिर्जा ही गायब हो चुके हैं, इसलिए लगता है कि आज वो फेल हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के असाइनमेंट को पाने में। इरफान सर, मैं ये हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट किए हैं जिसमें से 50-60 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो मैं असाइनमेंट वहां भी ऐड कर रहा हूँ अच्छा, ठीक है। और सब मेल करेंगे। ये गुफ्तगू विद उदयन उदयन वाजपेयी जी, हाँ, वाजपेयी को मैं लिंक भी शेयर कर चुका हूँ। जी, तो जी। इसमें लोगों को देखने के बाद हम लोग कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं सर, या क्यों देखना, यही स्पेसिफिक इंटरव्यू आप सेलेक्ट करने की वजह क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये पूछूं कि एक पेंटिंग को देखते हुए मैं क्या देखना चाहता हूँ वहां, या मैं क्यों देखूं। ये कई बार होता है कि आप एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए, तो उसमें आप क्या देखें, आप उसे कैसे अप्रिशिएट करें,
या कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन रहे हैं तो उसमें अगर वो क्लासिकल म्यूजिक है, आप बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ ऐसे कॉमन नोशंस और सवाल हैं जो उसमें एस्थेटिक्स को अप्रिशिएट करने के लिए बताए गए हैं। खासतौर पर अगर आर्ट हाउस सिनेमा को देखिए, उसको लेकर एक काफी नेगेटिव नोशन हम लोगों के यहाँ प्रिडोमिनेंटली रहता है कि अरे ये क्या फिल्म है, इसमें तो एंटरटेनमेंट भी नहीं है, इसमें तो गाने भी नहीं है, वगैरह वगैरह। जबकि वो भी एक हमारी सोसाइटी की एक कहानी सुनाई जा रही होती है वहां पर। तो एस्थेटिक्स के ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उस पर वो उदयन वाजपेयी के साथ हो रही चर्चा है। तो अगर इसमें कुछ भी आप नहीं भी सुनने के बाद बताना चाहते हैं तो भी मेरा चलेगा, आप कम से कम इसे देखें एक एक्सरसाइज के तौर पर। मैंने 500 प्लस एपिसोड्स में से सिर्फ इस एपिसोड का नाम इसलिए लिया कि एज एन होस्ट आपके पास आपका जो होराइजन है वो और वाइडन होने के ये सब मौके होते हैं कि जब आप थोड़े एक नैरो कन्वेंशनल इसमें, अच्छा आजकल तो ये नहीं चलता, जैसे अभी हम लोग बातों के बीच में बात आई कि आजकल तो ये नहीं, आजकल से अलग भी आप कैसे एक जिसे कहते हैं कि लीडिंग एक रोल में कैसे आए और आप कहें कि नहीं अपने बच्चों को, अपने पीयर ग्रुप को, अपने दोस्तों को ये बता सकें कि नहीं ये सब एक ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं इसमें भी एंटर करने के ये एक तरीके हो सकते हैं, एक तरीका हो सकता है। इस बारे में ये बातचीत उदयन वाजपेयी के साथ है जो आर्ट एंड एस्थेटिक्स एप्रिसिएशन को लेकर है। तो ये दो बातें हो गई और मैंने तीसरी बात क्या कही थी मैं भूल गया। हाँ, एक वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा कि एक फ्रंटल कैमरा ऑन करके एक छोटा वीडियो बनाए। जी एक्सक्यूज मी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे वीडियो जो बनानी है वो हम एक सीरियस एक्सप्रेशंस में बनाना है या नॉर्मल बनाना है, मतलब एक बार वो भी कंफर्म हो जाए तो फिर हम उस हिसाब से करेंगे। अच्छा, मतलब ठीक है। उसमें इस एक्सरसाइज का पर्पस मैं बता देता हूँ क्या है कि आप कितने अपने थॉट्स को जब फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं किसी एक्सटेम्पोर मैसेज में, उसमें आपका स्किल किस लेवल पर है। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जिस पर बात स्कूल में चूंकि बात नहीं होती और ये सब हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हुए खुद से सीखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी से कहें, देहरादून में आप बैठी हैं स्मृति, मान लीजिए आपने कहा कि राजपुर रोड तक आने के लिए कोई रेलवे स्टेशन से क्या करे। मान लीजिए आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पे आके खड़ा हुआ या खड़ी हुई है और आप उसको एक मैसेज फॉर्मुलेट करना चाहती हैं, एक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप में या कोई फोन पर बताना। तो ये बताना आपका, ये पहले तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो आपके दिमाग में है, वो रास्ता, वो अभी रास्ता दिमाग में है आपके और आपको मालूम है, लेकिन वो ठीक ठीक आपके उस रिश्तेदार या दोस्त या जो आदमी एयरपोर्ट से या औरत आना चाह रही है आपके राजपुर रोड के घर में, जो कि एक जामुन के पेड़ के बगल से जा रही गली में फिर हनुमान मंदिर के नीचे पड़ता है, इस बात को आप कैसे कहेंगी। इसके लिए आपके पास ये जिसे कहते हैं मैसेज को कन्वे करने का नैक क्या है, ये आप अपना मैसेज इफेक्टिवली कन्वे कर पा रहे हैं, उसमें कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं रहेगी कि आपका जो आदमी चला था वहां से एयरपोर्ट से वो वहीं आपके बताए रास्ते के हिसाब से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। इसी तरह से जो भी आप अपने फ्रंटल कैमरा पर कोई चीज बना रही हैं उसमें हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप कितने अपने उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो आपके दिमाग में था उसको आपने जब स्पीच में और अपने जेस्टोरियल प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड किया तो उसको लेकर आप कितने कॉन्शियस थे, कितने अवेयर थे और कितने स्किल्ड थे, ये बात सामने आएगी। स्मृति, मेरा ख्याल है क्लियर है? थैंक यू सर। हाँ जी, क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। Sir, I think more than a question, it's more of a compliment of a different kind. मेरा बेटा 6.5 साल का है and he also has very good oratory skills, माशाल्लाह से, और काफी ज़हीन है, but आजकल की जनरेशन की जैसे attention span बहुत कम है। मगर आपका मैंने वीडियो एक ईयरफोन में एक उन्होंने लगाया और मैंने लगाया और हम दोनों सुन रहे थे और शायद ये बहुत ही अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि he listened to more than half an hour of your video with a lot of attention
और हम लोगों की उर्दू उतनी खास नहीं है। हम लोगों को लैंग्वेज पे माहिरत दूसरे लैंग्वेजेस की है। और वो बहुत गौर से सुन रहे थे आपकी बात, तो मुझे लगा कि ये आज के जमाने का आई थिंक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक 6 साल के बच्चे का अटेंशन इतना लंबा रिटेन कर पाया है आपका वीडियो और आपकी आवाज और आपका मैसेज। तो आई थिंक आई वांट टू लर्न दैट। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपके बेटे को बहुत दुआएं। और हम समझते हैं कि चूंकि मैं ये गुफ्तगू के बारे में भी ये फीडबैक शुरू से पाता हूँ कि ये एक फैमिली एक्सपीरियंस है, फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें लोग कैसे अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे एक कानों में एक मिठास और उसके साथ साथ आपके अंदर एक इंफॉर्मेशन, विजडम, नॉलेज, ये सब चीज़ों एक मुकम्मल बुके की तरह गुफ्तगू व्यूइंग एक्सपीरियंस। इसलिए वो आप में से जिसने नहीं देखा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई देखे, वरना उसका बहुत वक्त बर्बाद होगा। वो एक एडिक्शन है, एक नशा है, एक गुफ्तगू सीरीज। तो मैं वही कह रहा था कि उसमें चाहे वो 60 प्लस के सीनियर सिटीजन्स हों या बच्चे 6 साल, 8 साल, 10 साल तक के बच्चे भी, उस सबका कुछ ना कुछ टेक अवे होता है। कोई अपने डिसिप्लिन के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए भी कुछ वहाँ है। कोई लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करें, मुहावरों का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे प्रेजेंटेशन स्किल कैसे बढ़ाएं, जो आजकल मैंने तो देखा यूट्यूब पर जनरली अगर आपको कोई कहे कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो वो एक तरह का मार्केटिंग एक्सरसाइज ज्यादा है कि आप कैसे माल को कैसे बेचें, कैसे सामान को बेचें, वो उस सिलसिले में आपको मोटिवेट करते हैं। स्कूल आपको मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर गो टू योर सीट वाला एक एंगल टीचर की तरफ से रहता है, उनके पास सिलेबस पूरा करने का एक दबाव होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो मैंने अपने तजुर्बे से जो सीखी है, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उससे किसी भी तरह से लुत्फानंदोज हो सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में ये पूछा था कि इस मीडियम की चूंकि एक बैंडविड्थ और ये सब की लिमिटेशंस हैं, तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सिर्फ किसी अंधेरे गड्ढे में जा रहा है या सचमुच जिंदगी में कोई एक भी कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। तो खैर, मुझको आमिर भाई ने बताया और फिर मिर्जा ने भी और लोगों ने भी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग वक्त की बर्बादी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और शिवा ने अपने बेटे के बारे में बताया, जिसके लिए हम फिर एक बार दुआ करते हैं कि वो इसी तरह तरक्की करे और इसी तरह उसका शौक जिंदा रहे। जी फातिमा, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, थैंक्स फॉर द फीडबैक, इट्स रियली इंस्पायरिंग। बट यहाँ पे जो भी 22 लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 100 मेंबर्स की कैपेसिटी है। हम चाहते हैं कि आप जो फीडबैक यहाँ दिए हैं ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, चैट्स में दें, एंड गेट मोर एंड मोर पीपल हियर। वी वांट 100 पीपल टू गेट बेनिफिटेड from Irfan sir's knowledge, and then they contribute to the society and they do social good. On this note, thank you sir. Next class is on Monday, but हम लोग जितने भी classes हुए हैं, we are going to share that in the WhatsApp group. Thank you everyone. Yep, thanks all. शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।